देवेन से झगड़ने के बाद अभिनव जब अपनी गाड़ी में बैठा तो उसे लक्ष्य का फोन आया। वो अरबाज को छोड़कर अभिनव के लिए काम करना चाहता था। अभिनव उससे बात कर ही रहा था कि इतने में चाहत उसकी गाड़ी के पास आकर खड़ी हो गई। अभिनव ने लक्ष्य से पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। अभिनव के जोर देने के बाद आखिरकार लक्ष्य ने कहा, मुझे मेरा परिवार चाहिए। मेरे परिवार के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनते ही अभिनव हैरान हो गया। उसने कहा, तुम्हारा परिवार? हाँ, अरबाज के पास मेरा परिवार है। मुझे पता नहीं अरबाज ने उन्हें कहाँ छुपा रखा है, लेकिन उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उसे धोखा देने की कोशिश की तो वो मेरे परिवार को खत्म कर देगा। प्लीज, मैं खुशी खुशी आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं अपनी तरफ से आपके सामने कोई शर्त नहीं रखना चाहता, बल्कि आपकी जो शर्तें होंगी मैं उन्हें मानने के लिए तैयार हूँ। बस आप किसी भी तरह मेरे परिवार को बचा लीजिए। मेरे लिए मेरी बीवी और मेरी बेटी ही मेरा सब कुछ है। अभिनव को लक्ष्य की आवाज में उसका रोना साफ सुनाई दे रहा था। वो महसूस कर पा रहा था कि लक्ष्य की आंखें नम हो गई थी। तभी फिर से चाहत ने अभिनव की गाड़ी का शीशा बजाया, और वो भी कुछ जोर से। वो अभिनव को याद दिलाना चाहती थी कि वो अभी भी अभिनव के इंतजार में बाहर खड़ी है। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी जिसे अभिनव बहुत पसंद किया करता था। अभिनव ने जब चाहत को देखा तो उसने फोन पर लक्ष्य से कहा, मैं तुम्हें वापस कॉल करता हूँ, मेरे मैसेज का इंतजार करना। मैं जल्दी तुमसे बात करूंगा, तब हम सारी चीजों के बारे में आराम से बात करेंगे, ठीक है? ये कहते हुए अभिनव की नजर चाहत पर टिकी हुई थी। जैसा आप कहें सर, लक्ष्य ने कहा। इस बार उसकी आवाज में जान आ गई थी। अभिनव ने फोन काटा और दरवाजा खोल दिया। उसने देखा कि चाहत ने नीले रंग की जीन्स और गुलाबी रंग का सुंदर सा टॉप पहना हुआ था। उसके बाल बंधे हुए थे और वो बंधे बालों में और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। अभिनव, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? ऐसी भी क्या जरूरी बात कर रहे थे? चाहत ने पूछा और पैसेंजर सीट की तरफ बढ़ने लगी। अभिनव ने उसकी बात का तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने दूसरी तरफ का दरवाजा खोल दिया और एक गहरी सांस ली। वो इस वक्त देवेन और अरबाज के बारे में नहीं सोचना चाहता था, जो अपनी मीटिंग शुरू कर चुके थे, और चाहत के होते हुए तो वो उन दोनों में से किसी का फोन भी नहीं उठा सकता था। ऐसे में अभिनव ने नर्वस होते हुए अपने बाल ठीक किए और बोला, मैं कुछ काम में उलझा हुआ था, शायद मेरा ध्यान कहीं और था। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभिनव का ये सवाल सुनते ही चाहत के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, मैं तो बस यहाँ मजे करने आई थी। इतना कहते ही चाहत ने अभिनव की शर्ट को देखा। उसकी शर्ट अभी भी भीगी हुई थी। ऐसे में चाहत ने पूछा, ये तुम्हारी शर्ट भीगी हुई क्यों है? अभिनव ने अपनी शर्ट को देखा और एक गहरी सांस ली। वैभवी ने उसके साथ अभी थोड़ी देर पहले जो किया था उसे तो अभिनव लगभग भूल चुका था। फिर भी उसने चाहत को सफाई देने के लिए कहा, ये गलती से हो गया। एक वेटर ने बाय मिस्टेक मेरी शर्ट पर वाइन गिरा दी। ये सुनते ही चाहत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, चलो कोई बात नहीं, वैसे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। इस सैटरडे को हम लोग पिकनिक पर चल सकते हैं? इधर जब चाहत अभिनव को अपने साथ पिकनिक पर ले जाने की बात कर रही थी, तब उधर देवेन ने अरबाज के लिए होटल में 2 कमरे बुक कर रखे थे। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो अपने आसपास किसी भी जासूस को ना भटकने दे। अरबाज कमरे में दाखिल हुआ और देवेन का इंतजार करने लगा। देवेन अपने पीछे देखते हुए चला आ रहा था। वो ये देखना चाहता था कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। जब देवेन श्योर हुआ तो वो कमरे में दाखिल हो गया। उसके कमरे में आते ही अरबाज ने उससे कहा, तुमने मुझे काफी देर इंतजार करवाया है देवेन। माफ करना, लेकिन मैं बस ये इंश्योर कर रहा था कि कोई हमें देख तो नहीं रहा है। इतना कहते ही देवेन ने कुर्सी उठाई और अरबाज के पास लगाकर बैठते हुए बोला, हमें कैसे भी करके आज रात को एग्रीमेंट फाइनल करना होगा। तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे यही कहा था। अरबाज ने उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया और बोला, बायर यही आसपास ही है, तुम्हें तुम्हारा पैसा तुरंत मिल जाएगा। ये सुनते ही देवेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं पहले ही फ्लाइट बुक कर चुका हूं और मैं किसी भी हाल में कल सुबह यहां से निकल जाना चाहता हूं। तुम यहां से भाग तो नहीं रहे हो? अरबाज ने तीखी नजरों से देवेन को देखते हुए यह सवाल पूछा।
एक पल के लिए तो देवेन के होश उड़ गए, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप को संभाला और बोला, नहीं नहीं, किसने कहा कि मैं भाग रहा हूं? मैं तो बस वेकेशंस के लिए जा रहा हूं। असल में देवेन ने अरबाज को यह कभी नहीं बताया था कि वो जिस आदमी से पंगा ले रहा है वो और कोई नहीं बल्कि टाइगर है। अगर वो अरबाज को ये सब बता देता तो शायद अरबाज कभी उसकी मदद करने के लिए राजी ही नहीं होता। अरबाज को ऐसे पचड़ों में पड़ने का कोई शौक नहीं था, लेकिन अभी देवेन ने अरबाज से जो कुछ कहा उसे सुनकर अरबाज को बुरा लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि देवेन अरबाज को धोखा देकर वहां से फरार होना चाहता था। देवेन खुद तो निकल जाता और मरने के लिए पीछे अरबाज को छोड़ जाता। देवेन ने अपने मुंह से एक बार भी ये नहीं कहा कि वो अरबाज को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। ऐसे में अरबाज के दिमाग में ये ख्याल बैठ गया था कि देवेन उसे धोखा दे रहा है, और ऐसे में अरबाज देवेन को उसी की भाषा में जवाब देने वाला था। वैसे भी उसे ये तो करना ही था। ये काम करने के बाद वैसे भी उसे अपने दूसरे काम के लिए जाना था। टाइगर ने उसे जिस तरह से धमकाया था, अरबाज को उसका बदला भी तो लेना था। इसीलिए उसने देवेन से कहा, चलो तो फिर शुरू करते हैं। तुम अपने साथ में जो जरूरी कागजात है वो लाए हो? हाँ, मैं सारे पेपर्स लाया हूँ। अब जरा पैसों के बारे में बात कर लेते हैं, वैसे भी हमारे पास पूरा दिन नहीं है, देवेन ने जवाब में कहा। अरबाज ने हाँ में सिर हिला दिया। देवेन ने पूछा, बायर कहाँ है? वो प्राइवेट आदमी है और वो किसी भी चीज पर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ये सुनते ही देवेन को झटका लगा। उसने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? ये पूरी सेटिंग प्राइवेट ही तो है। मैंने ये सारा अरेंजमेंट ही तो इसीलिए किया है ताकि प्राइवेसी बनी रहे, और तुमने ही तो मुझे वादा किया था ना कि तुम मुझे बायर से पर्सनली मिलवाओगे। देवेन की बात सुनकर अरबाज ने उसे कुछ पलों के लिए देखा और उसके बाद मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल, मैंने ऐसा ही कहा था और मैं तुम्हें उनसे मिलवाना भी चाहता था, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि उन्हें किसी जरूरी काम से आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा। अब इतनी जल्दी इतने अच्छे अमाउंट पर कंपनी खरीदने के लिए मुझे और किसी का ऑफर नहीं आया था सिवाय उनके। वैसे उन्होंने ये जरूर कहा है कि वो फोन पर तुमसे कंपनी की प्राइस डिस्कस करने के लिए राजी है। अरबाज के मुंह से ये बात सुनते ही देवेन उसके बारे में कुछ सोचने लगा। शायद अरबाज टाइगर से घबरा गया था, इसीलिए वो ये चाहता था कि उसका प्लान फेल ना हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं देवेन को ये बात सही भी लग रही थी। बिना बायर को जाने उसे कंपनी बेचने में देवेन का ही फायदा था। कल को अगर टाइगर को पता चलेगा कि देवेन की कंपनी किसी और आदमी ने खरीदी है तो टाइगर देवेन को छोड़कर उस बायर को धरेगा और उससे कहेगा कि वो देवेन को पकड़कर उसके सामने लाए। लेकिन जब बायर देवेन से मिलेगा ही नहीं तो वो उसे सामने कहां से ला पाएगा? एक तरह से देवेन को इसमें अपना ही फायदा नजर आ रहा था। ऐसे में उसने गहरी सांस ली और बोला, मुझे लगता है ये ठीक है, मैं उनसे पैसों के बारे में बात करना चाहता हूँ। अरबाज ने हाँ में सिर हिलाया। फिर उसने अपनी जेब से फोन निकाला और सीधा अभिनव यानी टाइगर का नंबर मिला दिया। रिंग बजती रही, लेकिन अभिनव उसका फोन नहीं उठा रहा था। देवेन अरबाज को घूरते हुए देख रहा था। कुछ देर के बाद जब उसे कुछ ठीक नहीं लगा तो उसने अरबाज से पूछा, सब ठीक है? अरबाज ने घबराते हुए हाँ में सिर हिलाया और बोला, हाँ, मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। और उसने दोबारा अभिनव को फोन मिला दिया। अभिनव ने इधर फोन तो उठा लिया, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। वो अरबाज के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था। उधर से अरबाज ने कहा, हेलो, गुड इवनिंग। तो मैं यहाँ सेलर के साथ बैठा हुआ हूँ और जैसा कि तय हुआ था, जब तक पेपर साइन नहीं हो जाते तब तक मैं आपको उनका नाम नहीं बता पाऊंगा। ये बात सुनते ही देवेन ने हाँ में सिर हिला दिया। उसे अरबाज का ये तरीका अच्छा लग रहा था। जो भी बायर होगा उसे साइन करने से पहले ये पता ही नहीं चलेगा कि वो डीके कॉर्पोरेशन को खरीद रहा है, और देवेन को भी उसका पैसा लौटाना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो पैसों के साथ देश छोड़कर हमेशा के लिए भाग रहा था। लेकिन जाने से पहले एक फांस थी जो उसके पैर में फंसी हुई थी। वो जाने से पहले अभिनव को सबक सिखाना चाहता था। वो सुबह निकलने से पहले अभिनव को पूरी तरह से बर्बाद करके ही यहाँ से जाना चाहता था। जब देवेन ये सब सोच रहा था तभी उधर से आवाज आई, अंडरस्टूड। वो आवाज काफी भारी थी।
इधर से अरबाज ने कहा, तो मैं फोन अब सेलर को दे रहा हूं। और इतना कहकर अरबाज ने फोन टेबल पर रख दिया। उधर से अभिनव ने पूछा, आप कितने में अपनी कंपनी को बेचना चाहते हैं? 300 करोड़, देवेन ने कहा। कुछ देर के लिए माहौल में सन्नाटा छा गया। फिर अभिनव ने कहा, कंपनी पूरी तरह से खाली है ना, और मुझे वहां जाकर बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, बराबर? तो फिर मैं आपको इतनी खाली कंपनी का इतना पैसा नहीं दे सकता। मेरा ऑफर है 100 करोड़। यह सुनते ही देवेन पसीना पसीना हो गया और उसने कहा, ये तो बहुत कम है। अरबाज, तुमने इसे बताया नहीं था क्या? अभिनव ने उधर से पूछा। यह सुनते ही देवेन की भौहें तन गई। उसने अरबाज को देखा और बोला, क्या नहीं बताया था? अरबाज खुद अभिनव की बात सुनकर पसीना पसीना हो गया था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि अभिनव किस बारे में बात कर रहा है। तभी उधर से अभिनव ने कहा, अगर कंपनी इतनी खाली हो तो प्राइस का निगोशिएशन इसी तरह से होता है, और वो भी तब जब सेलर सामने ना हो। हाँ, ये सही कह रहे हैं। इतने में अरबाज ने भी अभिनव की बात में अपनी बात जोड़ते हुए कहा। देवेन ने एक पल के लिए अरबाज को ध्यान से देखा। अरबाज की शक्ल देखकर समझ आ रहा था कि वो काफी अनकंफर्टेबल है। फिर देवेन ने कहा, लेकिन मिस्टर बायर, मुझे अरबाज जी को अपने पैसों में से हिस्सा देना पड़ेगा। उन्हें सिर्फ 100 करोड़ में से हिस्सा देना मेरे लिए बहुत अनफेयर हो जाएगा। यह सुनते ही अभिनव मुस्कुराया और बोला, नहीं, ऐसा करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अरबाज का पैसा मैं अरबाज को दे दूंगा। यह सुनते ही अरबाज को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में बहुत जोर से मुक्का मार दिया हो। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। अभिनव उसकी जिंदगी पर कब्जा जमाकर बैठा था और ये अरबाज के बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या देवेन इस डील के लिए राजी हो जाएगा? और क्या होगा जब देवेन को पता चलेगा कि टाइगर की कंपनी को टाइगर ने ही खरीद लिया है? और क्या अरबाज टाइगर के बारे में जानकारी दिक्पाल को देकर अपने नुकसान की भरपाई करेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे।